Hello, friends. We are absolutely thrilled to bring you the very first episode of Chosen One, powered by Sukhsetu Foundation. Today, the Chosen One is Avni Srivastava, a beautiful poetess, a devoted daughter, a loving wife, and a proud mother of two wonderful children, Amishi and Abir. In this episode, we will hear about her inspiring journey with her son Abir, a gifted young painter, an innocent soul, and a heart of her strength. His story is one of love, hope, and quiet brilliance. So, Avni, most welcome on our show, and thank you for taking the time out. And to start with, Okay. I would say, like, if you can tell us briefly about yourself, your family dynamics, and your journey as a mother. Okay. So, yeah, we have a family of four. My husband is an associate vice president in JSW Energy here in Mumbai, and I'm a homemaker. I'm MSc B.Ed, net qualified. Previously working in a college, but after abuse diagnosis, I stopped working. And I have my older daughter, Amisha. She is pursuing BBA LLB, and the son, Abhi, who is moderately autistic. Now my in-laws also presently they are staying with us as they are going old. So they stay with us. Mhm. My as far as my journey is concerned, तो जर्नी तो बहुत ही चैलेंजिंग रही है। मतलब जब तक अमीठी थी तब तक तो बड़ी मजेदार थी रिजल्ट से। पर जब अबीर हुआ और बाकी माइलस्टोन तो नॉर्मल थे, पर जब उसने बोलना इतने अच्छे से ड्यू टाइम में शुरू नहीं किया तो भी स्टार्टेड वरी। और हम तब छोटी जगह पे थे, तो वहाँ पर तो उसमें ज्यादा अवेयरनेस तो थी ही नहीं। हमने ईएनटी वगैरह को दिखाया फॉर समथिंग, बट ही सेड कि दिस इज सिंपली अ डेवलपमेंटल डिले एंड थोड़े दिन बाद इम्प्रूव कर लेगा। पर मुझे कुछ लग रहा था पीछे, तो वी हैव रिलेटिव्स हियर इन मुंबई, तो हमने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें हिंदुजा हॉस्पिटल का एड्रेस दिया और फिर हमने वहाँ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया एंड ही डिक्लेयर्ड दैट मोडेड से अफेक्टेड। तो चैलेंजिंग तो है, बट हम बहुत दूर आ गए हैं जहाँ पर अभी इनिशियली था उससे। और सेल्फ मोटिवेटिंग भी है डिटेल से कि Yeah. कभी बहुत निराशा भी होने लगती है, तो दैट्स ओके। मतलब चलता रहता है। पर वो ये सोच लिया है कि जो लोग सोचते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हीं को बताना है कि ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं यदि उन Yeah. पे काम किया जाए। हाँ, मैं देखती हूँ अबीर की पेंटिंग्स वेन एवर देर इज एग्जीबिशन, और आप भी डालते रहते हो अबीर की पेंटिंग्स। तो ही इज टर्निंग आउट टू बी लाइक, आई थिंक ही गॉट हिज वे फॉरवर्ड टू शोकेस हिज टैलेंट ऑल्सो। और दैट हाँ बोलो, हाँ। yeah, so I just want to speak to you about, like, when you got the diagnosis for Abhi. You must have, there must be some emotional turmoil that time, and there will be different thoughts. And what do you want to say to the parents, yeah, new parents, I would say, in this family, how they should do? Like, many times we all feel that it is like a social stigma. किसी को बताएंगे नहीं, हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम छुप छुप के थेरेपीज पे जाए, यहाँ फिर थेरेपी स्टार्ट ही नहीं करते। तो वी जस्ट हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। वी ऑल आर ग्रेट बिलीवर्स इन द गॉड। किसी बाबे के हाँ पास चले गए, किसी ने हाँ, कुछ जैसे कहा, टुटका कर दिया, कुछ कर दिया। लाइक, यू मस्ट हैव done all that. I know every mother does whatever is possible for their children. It is not like for a neurodiverse kids. I think for the neurotypical kids, जो बच्चा अच्छा क्लास में नहीं कर रहा, हम इधर चले गए, उधर चले गए, जो किसी ने कहा वो किया। So if you can tell me something, like, and the audience also, something around that. मेरा जब मुझे पता चला था तब अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल का था। तो इनिशियली तो मेरी एक्सेप्टेंस बिल्कुल जीरो थी और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वेदर इट इज अ डिसीज और अ डिसऑर्डर, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। और वाई मी, ये वाला क्वेश्चन एकदम हॉन्ट करता था पूरे टाइम। मैं रोती थी और गॉड को ये बोलती थी कि मुझे ही क्यों ऐसा बच्चा मिला। क्योंकि जब अबीर हुआ था ना, तो हमें लगा था कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, क्योंकि एक बेसिक थी कि बेटा भी हो गया, और इससे अच्छा और इसका क्या
इसको से हम क्या मांगेंगे, है ना। पर ये वाली चीज थी। पर मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस आ गई थी और वो मेंटली प्रिपेयर जल्दी हो गए थे मेरी तुलना में। और उन्होंने मुझे समझाया कि ये डिसीज नहीं है, ये लॉन्ग जर्नी है जो हमें साथ मिलकर तय करनी होगी। और उसमें हमने एक चीज जो सबसे पहले डिसाइड करी थी और वो हमारे बहुत काम भी आई है कि हम किसी से इस बारे में छुपाएंगे नहीं। अब कबीर बहुत हाइपर था बचपन में और बहुत लॉस्ट रहता था। मतलब यदि हमने उसे पास में छोड़ दिया है तो हम बैठे हैं, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं था। हम बुलाते रहते थे, वो अपना वही जो एक रिपीटेटिव फीचर रहता है, रन कर रहा है या कोई चीज रिपीटेडली कर रहा है, बस वो वही करता रहता था या तो फिर रोता रहता था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी थेरेपीज अच्छे से करवाएंगे और जहां भी जाएंगे इसको लेके जाएंगे, चाहे वो मॉल हो, बाजार हो, होटल हो, किसी रिलेटिव के यहाँ हो। और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको हम बियर करेंगे ऐसा। तो वो चीज हमारे काम आई है और अभी के इम्प्रूवमेंट में भी उसने बहुत मदद की है। और ग्रेजुअली आई ऑल्सो एक्सेप्टेड कि मतलब मुझे भी समझ में आ गया। हम पहले गुड़गांव में नहीं थे, फिर हमने गुड़गांव में ट्रांसफर कराया हस्बैंड ने कॉर्पोरेट में, वहां आए तो फिर समझ में आया कि ये तो अभी शुरुआत है, ये कोई बीमारी नहीं है कि जल्दी से ठीक हो जाएगी। इससे हमें बहुत 6 साल से मैंने तो इसी में एक्सप्लोर करने में ही लग गए कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, है ना। आधे लोग तो बिल्कुल ही करते रहते हैं कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है, और अभी ये मदर भी ये पेरेंट हम हर जगह चले जाते हैं जैसा कि आपने कहा। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया और फिर स्टार्ट करी जर्नी। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज द की थेरेपी विच every parent should do continuously? Like one I know is occupational therapy, and then speech therapy is there. Because I feel कि इंडिया में speech therapy का इतना ज्यादा, like I would say not too many people are expert in that. So आप कुछ, yeah. एक्चुअली मैं ये बोलूंगी, देखो जो नए पेरेंट्स है ना उनकी सबसे पहली नीड जो है वो तो है एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ी नीड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई। और उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन। यदि जो एक नॉर्मल माइलस्टोन किसी भी बच्चे के होते हैं, जैसे कि इस टाइम में वो पलटेगा, इस टाइम में वो चलेगा, या थोड़ा बहुत बोलेगा, या फिंगर पॉइंट करेगा, या आई कांटेक्ट देगा, यदि ये सारी चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, उसके जो ड्यू टाइम्स हैं उसमें नहीं दिख रही है, तो आपको जरूर किसी पीडियाट्रिक डेवलपमेंटल, पहले तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। और यदि वो बोलता है तो आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कुछ बच्चे सच में डेवलपमेंटल डिले ही होता है उनका, है ना, तो वो तो जल्दी से इम्प्रूव हो जाते हैं। और यदि ऑटिज्म है या एडीएचडी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और जब हमें ये पता चल जाता है कि क्या है बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम, तो फिर हम उस डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं। और काम करना भी ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब ये है कि हमने सोचा कि हमने तो भाई थेरेपी में डाल दिया है, अब 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत ही ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। और जो थेरेपी में हो रहा है उसके साथ साथ हमें भी घर में लगना पड़ेगा उसके साथ, तभी बच्चे में रिजल्ट आ सकते हैं। एंड यू आर राइट, स्पीच थेरेपी से पहले मैं ये एडवाइस करूंगी कि कम्युनिकेशन डेवलप करना। स्पीच इज नॉट, मतलब स्पीच इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन से। मतलब एक बच्चा बगैर बोले भी अपनी बात को समझा सकता है अपने पेरेंट्स को या एक्सपोजर किसी को भी, चाहे फिंगर पॉइंट करके या सिंबल्स से, या फिर आई कांटेक्ट दे करके, या मान लीजिए पानी मांग रहा है तो ऐसे ऐसे करके, या खाने के लिए। तो हम पहले इस पे काम करें कि इसके एरियल स्किल्स अच्छे हों, सेल्फ डिपेंडेंसी पर्सनल लेवल पे आए, और फिर उसके बाद वो कम्युनिकेट करना सीखे। जब वो चीजों को समझना और कम्युनिकेट करना सीखेगा तो धीरे धीरे स्पीच भी हम ग्रेजुअली आएगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग पढ़ना पहले जरूरी है, स्पीच इज डेफिनेटली नेसेसरी बट इट्स सेकेंडरी। थैंक यू। आप कुछ अपने, लाइक कैन यू शेयर एनी की चैलेंजेस जो आपने फेस किए और विच यू विल ऑलवेज रिमेम्बर एंड सी दैट हाउ ब्यूटिफुली यू हैव ओवरकम दोस चैलेंजेस? एक्चुअली मेरा अबीर इज अ वेरी हाइपर किड, बहुत हाइपर है। और आज भी हाइपर एक्टिविटी की कुछ चीजें हैं उसमें, पर ऑल्दो कम हो गई। सेल्फ ईटिंग है उसकी। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ओवरवेल्ड हो जाता है, या कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, या वो बोर हो गया है, तो वो अपने को मारने लगता है। जबकि अब इतना स्पीड तो उसका हो गया है कि ही कैन आस्क। पर टेंडेंसी ये है कि मैं यदि मारूंगा तो ध्यान सब मेरी ओर देंगी और फिर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। या तो ये एक बड़ा चैलेंज था।
फिर इसकी सकिंग वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये ओटी से इम्प्रूव हुई, काफी इम्प्रूव हुई, है ना, गुड़गांव में ही। हम्म। और ओटी से ही जो हेल्थ फिटिंग की प्रेशर वगैरह देखी, ये भी काफी हद तक कम कर लिया है। और इसके अलावा जो की चैलेंजेस हैं वो है टॉयलेट ट्रेनिंग को अभी से पूछती हूँ। ही इज सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड। फूड हैबिट्स बहुत खराब है उसकी। फ्रूट्स वगैरह ना के बराबर खाता है, सलाद नहीं खाता है, तो उसके चलते उसका टॉयलेट का टाइम फिक्स नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसको, तो फिर टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना मेरे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट अभी भी मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि 100% अचीव नहीं हुआ है। आई शुड बी वेरी, मतलब आई मस्ट बी अलर्ट एनी टाइम, एवरी टाइम, कि मतलब इसको एक और मेरे को ध्यान देना पड़ता है कि भाई इसको आ रही है तो फिर मैं लेके जाऊं। और तो इतना बड़ा हो गया है, 16-17 साल का, फिर किसी से चलेंगे। पर हाँ, हमने बहुत ओवरकम किए हैं। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। वो काफी हद तक कम हुई। I remember तो Abir, small Abir, when he used to like do like this and this. हाँ, हाँ, I still remember in the top and अभी in है। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली खत्म हो गई है, पर हाँ, मतलब 20% इज लेफ्ट। आप अब now can you tell me like आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती हैं? Like हाईज आते हैं, लोज आते हैं, well like few days are beautiful days for you, like कोई टेंट्रम नहीं, कुछ नहीं। अबीर इज वेरी, आई नो लाइक योर लाइफ इज रिवॉल्व्स अराउंड हिम, कि उसके मूड्स के हिसाब से आपका मूड होता है, होता होगा। आई आई थिंक। मोटिवेशन मिला, ऐसा है कि सेल्फ मोटिवेशन ही रहता है really। बाकी आई मस्ट से मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, चाहे वो मेरी डॉटर हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो। कभी कभी हिम्मत हारने लगती हूँ जब बहुत इसके स्लीप इश्यूज भी हैं अभी के, मतलब जो इरेगुलर रहते हैं। कभी तो बड़े अच्छे चलते रहते हैं, कभी अचानक से स्लीप इश्यूज आने लगते हैं, मैं सो नहीं पाई तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। तो फिर मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ और वो बहुत मुझे मोरली बूस्ट करती हैं। तो वो एक है मोटिवेशन का। फिर उसके बाद मुझे गाना गाना पसंद है, तो मैं गाना गा लूंगी, कुछ रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताती हूँ। तो वो सब करके अच्छा लगता है। तो ये सब करके ना ऐसा लगता है। और एक सबसे बड़ा उपाय है, रो लो, ढेर सारा रो लो। मतलब मेरा ये फंडा है, आयोडेक्स मलो और काम पे चलो। मतलब यदि रोना आ रहा है तो मैं घुटती नहीं हूँ, मैं अकेले जाके रो लेती हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत हल्का लगता है। और फिर मुझे याद आता है कि नहीं यार, दिस इज माई ड्यूटी ओनली, मुझे इस पे काम करना है, और जब यहाँ तक आ गए तो आगे भी जाना। तो यही फंडा है बेसिकली। तो बिकॉज वंस अभी यू गॉट द डायग्नोसिस, तो आपका साथ ज्यादा कंसंट्रेशन अबीर पे रहा होगा, तो हाउ डज एमिशी फील इन दैट? और आपको भी कभी लगता है कि यू आर डूइंग, यू हैव डन लाइक नॉट द फुल जस्टिस विद हर फॉर योर डेफिनेटली टाइम? मैं ये कह सकती हूँ कि अमीशी और अबीर में सिर्फ 3.5 साल का अंतर है। और हम मतलब जब से अबीर को पता चला, इनफैक्ट जब अबीर होने वाला था, हमें नहीं पता था कि क्या होगा। वो छोटी सी थी, वो कहती थी मेरा बाबू आएगा, मेरा बाबू आएगा, ऐसे बोलती थी। तो हम हंसते भी थे, इसको सब पता है। फिर आया, और एक आध साल में, 2-2.5 साल में क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ है। तो वो एकदम से बड़ी हो गई, मेरी बेटी अमीशी एकदम से बड़ी हो गई। और वो आज की डेट में मैं ये कहूंगी कि हम दोनों के अलावा, मी एंड माई हस्बैंड, वो उसकी माँ जैसी ही है। उसने कभी भी, जबकि मैं पार्शियल, मतलब डेलिब्रेट पार्शियलिटी नहीं होती है, और जब मैं गुड़गांव में रहती थी तो सुबह से मैं निकलती थी इसको लेकर के, और मैं 2:30, 3, 4 बजे घर पहुंचती थी। और अमीशी चली गई रहती थी स्कूल, और वो खुद ताला खोलती थी। तब वो फिफ्थ सिक्स वगैरह में रही होगी मुश्किल से। खुद लॉक खोलती थी, खुद खाना खाती थी, ठंडा खाना खाती थी, बैठी रहती। बट शी नेवर कंप्लेन। कभी भी उसने नहीं कहा कि मम्मी आप मेरी ओर ध्यान नहीं देती हो, आप भाई की ओर लगी रहती हो। बोलते हैं बच्चे, मुझे पता है बहुत बच्चे बोलते हैं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। कभी कभी मैंने उसको डांट भी दिया, एक आध शपथ भी लगा दी तो मतलब कि मैं सो रही हूँ और वो कुछ मांगने आ गई, थकी रहती थी, मैं भी दिल्ली जाती थी स्पीच थेरेपी के लिए, तो मैं थक जाती थी, डांट देती थी। पर उसने कभी कुछ नहीं बोला। और जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो और समझदार, इनफैक्ट अब तो वो तुम्हारी ही फील्ड में है तो तुम समझती होगी, वो इतनी ज्यादा मतलब स्मार्ट हो गई है कि हर फोन में वो ये पूछती है कि अभी से टच मत करना तुम उसको। हाँ हाँ, मुझे पता है आप उसको डांट देती हो, कभी कभी पीट भी देती हो जब वो बहुत परेशान करता है। मेरे भाई को एकदम अच्छे से रखा करो,
तो मुझे उसके ऊपर एकदम 100% फेथ है कि वो अपने भाई की बहुत केयर करेगी आगे भी, और अभी तो करती ही है। ओके, अच्छा आप ये बताइए, लाइक we see the therapy centers, like in many therapy centers, therapists are just passing time. So हम्म। how do you, how you have like cope with that issues? You go there, it's okay, but still like they are inside for 45 minutes. We don't know actually work is happening or not happening. I know you are hands-on mother, but still like for the new parents, like what do you suggest? And what एक्चुअली do you देखो, want to say to these therapists who just pass time and earn money? एक्चुअली क्या है मीरा कि जैसे जिन थेरेपीज में मैं गई, इनिशियली तो मुझे लगा कि वो बहुत डिफूल कर रहे हैं, पूरे रूल बना रहे हैं। फिर हमने, जैसे स्पीच थेरेपी है, Mhm. स्पीच थेरेपी दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो डेफ एंड डम्ब को करवाते हैं, और एक हमारे बच्चे जैसे जो हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं या एडीएचडी बच्चे हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। तो जो दूसरे वाले होते हैं वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, और ये चीज हमें पकड़नी होगी कि वो टाइम पास कर रहे हैं या क्या। या कुछ थेरेपी सेंटर्स में इनफैक्ट मैंने अभी एक कोर्स कर लिया है NIMS से, तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने 3-4 महीने जॉब भी किया है थेरेपी सेंटर में। तो जो सेंटर की ओनर थी, वो अपनी नॉर्मल लड़की का वीडियो डाल रही थी और ये प्रूव कर रही थी कि ये मेरी बच्ची ऑटिस्टिक थी, और इसको देखिए मैंने कितना इम्प्रूव कर दिया। लोग ये तक कर रहे हैं, लोग ये तक कर रहे हैं। तो ये हमें जानने की जरूरत है, बीइंग पेरेंट्स। नए पेरेंट्स से मैं यही कहूंगी कि पहले थोड़ा, यदि आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद थेरेपी, जैसे सेंटर था, तो वहां का एक प्लस पॉइंट वो ये लगता था कि हम अंदर जाके भी देख सकते थे कि Mhm. एक्चुअली हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो वी हैव टू ऑप्ट सच सेंटर्स जहाँ पर हमें एंट्री अलाउड हो इनसाइड द थेरेपी सेशन, है ना। और यदि ऐसा है कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर हमें स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो दैट हम कुछ कर सकें या बोल सकें। तो किसी प्रॉपर थेरेपी सेंटर में ही जाना चाहिए। किसी ने बोला कि वो अच्छा है तो जाने का कोई मतलब नहीं, मेरा ये कहना है। मतलब थोड़ा अपने को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अपना नॉलेज, नेटवर्क, सपोर्ट ग्रुप में जाओ, ज्वाइन करिए। पेरेंट्स के ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, और अपने नॉलेज को भी अपडेट करते रहिए। क्योंकि जब नॉलेज को बढ़ाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन नहीं। Okay, so what is your opinion about the schools? Like, what role do school and educators play in supporting children? Like, and what changes you think that there should be some changes in the school? What do you like to see that? देखो, स्कूल और थेरेपी सेंटर दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे बच्चों की लाइफ में। पर और अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे अभी डीएवी के स्पेशल विंग में था गुड़गांव में, एंड दे आर वर्किंग गुड। इसके अलावा जैसे मानव रचना है और भी हेरिटेज है, इन सब में भी अच्छा काम हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है जो स्पेशल, और कुछ स्पेशल स्कूल अलग भी है एनजीओ टाइप के, जैसे अभी अभी यहाँ मुंबई में स्पेशल स्कूल में ही पढ़ता है। तो Mm-hmm. व्हाट आई थिंक कि जो अमेरिकन वगैरह कंसेप्ट है ना अमेरिका में कि इंक्लूसिव सेटअप होता है, तो आई थिंक कि हमारे इंडिया में भी एक इंक्लूसिव सेटअप की जरूरत है। मतलब हमारे बच्चे जस्ट बिकॉज दे आर स्पेशल, उनको अलग थलग पूरे दुनिया से, सोसाइटी से करने की जरूरत नहीं। यदि वो सबके साथ, उनकी अल्टीमेट प्रॉब्लम ही सोशल बिहेवियर का ना होना, कम्युनिकेशन का ना होना है। यदि हम उनको उन्हीं बच्चों के साथ रखेंगे और उनका बाहरी दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो सोशल होंगे कैसे। तो एक ऐसा सेटअप होना चाहिए। बेशक उनकी क्लासेस अलग होंगी, उनके थेरेपिस्ट, उनके एजुकेटर्स अलग होंगे, वो तो तय बात है, उनको एक ट्रेन टीचर की जरूरत है। पर फिर भी एक स्कूल में ही ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। इस बात को मैं नहीं मानती हूँ। ऑल्दो हमारे पास मजबूरी थी तो हमने अभी इसको डाल रखा है स्पेशल स्कूल में, Mm-hmm. पर मेरे हिसाब से जो सेटअप है वो इंक्लूसिव है। Like in India, I've seen like many schools keep the kids till, if the in the inclusive schools, they keep the kids till grade 9, 8, and after that parents don't have no option to look for the very expensive special educators, and then they just run from here to there.
And what do you think? Like, can't a simple a teacher, I would say, like now everything they say is special, special, special. What is so special about the special educators? Can't, if a teacher is a teacher, I feel, if a teacher is a bit compassionate and patient, he or she can teach every. The most important thing is the understanding of our kids. Any normal teacher can be a special educator if he or she understands about our kids, passionate about working with them. नॉर्मल टीचर भी हमारे बच्चे के साथ अच्छे से काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है, मैं मानती हूँ एक लेवल के बाद उसको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, पर इनिशियली कोई भी, आखिर हम माए हैं, हम भी तो अपने बच्चों के साथ काम कर रही हैं, हम तो ट्रेनर्स तो नहीं है ना हम, पर हम अपने बच्चे को समझ रहे हैं ना। तो जैसे एक को समझ रहे हैं, वैसे यदि हमें 6 बच्चों को ग्रुप दे दिया जाए तो शायद हम उसको भी डील कर ही लेंगे। तो मेन चीज ये है, कंपैशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और फिर एक लेवल के बाद जब बच्चा एक लेवल अचीव कर लेता है, उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी जो टीचिंग टेक्निक्स है समवॉट डिफरेंट होती है, कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है आगे जाकर के, इनिशियली नहीं, आगे जाकर। In the, like, what do you want to, like, if you want to give any message to the schools or the public at large, what it could be? मेन मैसेज तो ये है स्कूल के लिए, एज फार एज कंसर्न, स्कूल में उतना ज्यादा अवेयरनेस अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है स्कूल में अवेयरनेस। मतलब दे से जैसे इनिशियली अभी को मैंने किड्स भी में डाला था, जब ये बहुत छोटा था, हमने उसे बताया, प्रिंसिपल को बताया कि इसको ऑटिज्म है, हाँ हाँ हमें सब समझ में आता है। और फिर वही अभी का जो अल्टीमेट नेचर था, वो टॉय रूम में अकेला खेलता रहता था, बाकी बच्चे दूसरी जगह क्लासेस लेते रहते थे। और जब मैंने इस चीज की शिकायत की तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जाता नहीं है। तो फिर यही तो बात है ना, तुम बोल रहे हो तुम समझ रहे हो और तुम समझ तो नहीं रहे हो, और उसी चीज के लिए हमने बच्चे को स्कूल में डाला है। तो जो अपनी पुरानी, जो इसके पहले जो अपन की बात हुई कि अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अवेयरनेस की कमी अपने देश में अभी भी बहुत ज्यादा है। पीपल थिंक कि दे आर अवेयर, ऑटिज्म है, बच्चा कहीं अलग थलग बैठा रहेगा, पर मोटा मोटी एक जो लेमैन है ना, उसको अभी भी ऑटिज्म समझ में नहीं आता। व्हाट आई फील, वो ये सोचता है कि जिसको बोलते हैं ना मेंटल रिटार्डेशन, वो वही सोचता है। क्या डिफरेंस है यार, ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है? वो भी ऐसे ही करता रहता है, आवाजें निकालता रहता है, किसी चीज में ध्यान नहीं देता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं करता है। ऑटिस्टिक बच्चा भी वही कर रहा है। तो ये अवेयरनेस अपनी सोसाइटी एज वेल एज स्कूल में जरूरी है, और इसलिए मैंने बोला कि इंक्लूसिव सेटअप होना चाहिए। इंक्लूसिव सेटअप होने से क्या होगा कि जब पेरेंट्स आएंगे स्कूल में, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये भी इंसान है, इन्हें भी इस दुनिया में, समाज में उतनी ही जीने की जरूरत है या रिक्वायरमेंट है जितनी एक नॉर्मल बच्चा जी रहा है। उन्हें किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस उनका जो अपनी बात को कहने का तरीका है, व्यक्त करने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसको धीरे धीरे ही हम समझा पाएंगे। और समझाएंगे कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते थे गुड़गांव में, मेरे एक पड़ोसन ने अपने बच्चे को बोला कि अमीशी के साथ खेलोगे तुम नहीं, क्योंकि उसके भाई को कुछ प्रॉब्लम है। अमीशी रोते हुए आ गई, छोटी थी। हमने जब सुना तो हमने सारे बच्चों को कलेक्ट किया, एंड वी टोल्ड, मतलब जो बच्चों को समझाया जा सकता था उनको समझाया। और उसका ये फर्क पड़ा कि उसके बाद से हर बच्चा जब भी अबीर को मिलता था, इतने अच्छे से इंटरेक्ट करता था, हेलो करता था, हाउ यू, और ये भी कोशिश करता था, ये भी कोशिश करता था। तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये जो एक डिफरेंस हमें क्रिएट कर दिया ना, ये वाला कि नहीं हमारे बच्चे इधर है, ये बच्चे इधर है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो खाई है ये हमें ही काटनी है, कहने का मतलब वो है। टाइम लगेगा, पर स्कूल से और स्पेशल एजुकेटर से हमको यही चाहिए। ओके, अच्छा, चलो अब आप मुझे बताओ आपकी सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट क्या है? क्या कोई, मतलब कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप शेयर करो अभी इसके साथ। ब्यूटीफुल मोमेंट्स तो ये है कि चाहे जितना भी मैं उसको डांट दू, उसका कर लूं, उसके लिए सबसे प्यारी मैं हुई चीज मैं जानती हूँ, वो आकर के इतने अच्छे से मुझे हक
कर लेता है, किसेस देगा, पप्पियां देगा, हग कर लेगा, चिपका रहेगा, बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, इतना बड़ा हो गया है, स्टिल ही डज इट। और तब मतलब ऐसा लगता है कि यार आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब मुझे इतना इनोसेंट बच्चा मिला है। नहीं तो इतना बड़ा बच्चा जो यदि नॉर्मली होता तो उसको माँ वहाँ कहाँ है पता नहीं, वो अपना बाहर घूम रहा होता है। और ये मेरी मतलब इतना उसको माँ की जरूरत है और मुझे भी उसकी जरूरत है। इतना मतलब जब से मैंने ये चीज एक्सेप्ट की है ना नीरा, आई फील सो ब्लेस्ड कि गॉड ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें इसको दिया है। सबके बस की बात ये है नहीं। डेफिनेटली देयर आर ऑल्सो मोमेंट्स कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, डेली बेसिस पर ये मोमेंट्स आते हैं। क्योंकि अभी 100% ठीक हो गया है मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं कि ठीक हो जाएगी, इम्प्रूव हुआ है। जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। पर हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि ये हमारी जान है। मतलब जैसे फैमिली की जान होती है ना, वो अभी हम लोग की जान अभी के अंदर बची हुई है। हम यही कहते हैं हम तीनों लोग, मतलब ये दुखी मतलब हम दुखी, ये खुश मतलब हम खुश। Yeah. तो ये इसकी स्माइल ही सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस है हमारा। So that's so beautiful, and I think that's the answer to every mother's question also, why me? Because God wants to give you the unconditional love, innocent love, and you have that kind of strength that you can handle it. Definitely. And if you can just, like, I will not take much time now, but if you can tell me, like, how do you as a person see yourself before the Abir born, before the diagnosis of Abir, how that transformation has happened? What you were that time and what you are today? Like, have you like transformed as a human being? Are you become a more emotional, more compassionate, more patient? Like, if you can just compare your two sides. मेरा आई यूज टू बी एन इमोशनल पर्सन। मुझे घर में सब चिढ़ाते भी हैं कि हर बात में रोने लग जाती है, ये पिन्नी है। वैसे भी मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ, वो तो है ही। मतलब मैं किसी को दुखी नहीं देख पाती, वो तो मेरा प्रॉब्लम या फिर मेरा नेचर समझ लो। पर अबीर ने हमें और बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक बनाया है। मतलब हम दूसरे के दुख को समझ पाते हैं और हम ये देखते हैं कि यदि हम उसको किसी की तकलीफ को दूर कर सके इन एनी फॉर्म, इन एनी वे, तो हम बहुत खुशनसीब होंगे। ये चीज हमें अबीर के आने से बहुत ज्यादा समझ में आई। लोगों की प्रॉब्लम्स और ज्यादा अच्छे से हम महसूस करने लग गए। पहले मतलब जिंदगी थोड़ी बिंदास थी, ये कह सकते हैं, है ना। बिंदास थी मतलब ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा रहता है, वो अपने हिसाब से बढ़ता रहता है, थोड़ा बहुत इसकी पढ़ाई वढ़ाई देखना रहती है, बाकी तो लाइफ चलती रहती है ना। फिर उसके बाद मैंने अपने में ये वाले चेंजेस तो पर्सनल लेवल पे लाए ही। एवरीबडी, माई एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड सेज द सेम थिंग कि तुम बहुत चेंज हुई हो इन अ पॉजिटिव मैनर, बहुत मजबूत हो गई हो, तुम हारती नहीं हो हिम्मत। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी तुमको बोला कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब बहुत ज्यादा वो लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है। पर ये है कि फिर घर वालों से बात करो। इनफैक्ट माई मॉम एंड अमीशी आर द मेन पर्सन। उन दोनों से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। रोक लेती हूँ, बता लेती हूँ, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं करना है, तुम अच्छा कर रही हो और कर लोगी, जब यहाँ तक पहुंची है तो और आगे बढ़ोगी। तो मैं एक बेटर पर्सन हुई हूँ और नॉलेज वाइज भी मैंने अपने को अबीर के कारण और इम्प्रूव किया। मैं पीजी थी केमिस्ट्री में, मेरी वो फील्ड थी, पर अब मैं पूरी इसी फील्ड में उतर आई हूँ। और मैंने इन द मीन टाइम निपिट, जिसको NIMH बोलते थे, यहाँ मुंबई में है, यहाँ से मैंने DVR कोर्स किया है, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। और उसमें जो 3 बच्चे हैं उनको आगे जाकर के जब वो आफ्टर 18 वो उनके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है, कैरियर वर्कशॉप होते हैं और बहुत सारे और ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्योंकि अभी जब बड़ा हो रहा है तो मैंने ये कोर्स किया। फिर मैं ऑनलाइन स्पीच थेरेपी, ऑनलाइन योगा क्लासेस फॉर स्पेशल किड्स, फिर पपेट थेरेपी और इस तरह की जितनी छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं वो मैं करती जा रही हूँ। सो दैट नॉट ओनली अबीर, अबीर जैसे और बच्चों को भी, मेरा अब ये ही एम है कि मैं अबीर और अबीर जैसे और बच्चों को मदद कर पाऊँ, सो दैट वो जो परेशानी हमने झेली इनिशियली वो और लोगों को उन परेशानियों में ना पड़ना पड़े। ये मेरा एम है। अब उसमें सक्सेसफुल कब तक हो पाते हैं, मतलब हो रहे हैं। यू कैन से मेरे ब्लॉग्स वगैरह आप यदि पढ़ते होगे
या वीडियोस वगैरह जो मैं डालती हूँ, उसका एम यही रहता है कि वह कोई समझे थोड़ा बहुत इस चीज को, क्योंकि पीपल से कि दे नो ऑटिज्म, पर ऑटिज्म एक लाइन में डिफाइन करना इज नॉट ऑटिज्म ना, उस चीज को महसूस करना भी आना चाहिए, और वो महसूस डेफिनेटली दूसरा नहीं कर पाएगा यदि उसके घर में खुद उसका बच्चा ना हो या उसकी फैमिली में कोई ना हो। तो मेरे घर वाले इसलिए समझ पाए, चाहे वो मैटरनल हो या पैटर्नल हो, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है। तो ये चीज और लोगों को भी मैं समझा पाऊँ। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिनने मेरे को और ये मतलब प्रोवोक किया कि मतलब इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो इसी पे काम कर रही हूँ, और अभी से तो चल ही रहा है काम। अच्छा, अब एक लास्ट मैसेज to the general public, because we are like, it is Autism Awareness Month also. So if you want to say any strong message to the world out there, say that. कि मैसेज है मेरा, मेरा सब पेरेंट्स एज वेल एज द होल वर्ल्ड, होल सोसाइटी, कि दे आर अमंग अस, ऑल द ऑटिस्टिक, ऑल द ऑटिस्टिक पर्सन, ऑल द ऑटिस्टिक किड्स आर अमंग अस। हमारे आपके जैसे ही हैं, हमारे आपके जैसे ही हैं, और आपको इनको अलग थलग नहीं महसूस करवाना है, इनको अपने बीच में ही रखना है, इनके प्रति एम्पैथेटिक रहना है, दया नहीं दिखानी है, नो डोंट नीड दया, तरस नहीं खाना है, उनको हमें मौके देना है। आई नो उनको मौके उनके लेवल के हिसाब से ही मिलेंगे, पर यदि दिए जा सकते हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है ना। तो यदि हम उनको समझेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे, तो फिर बच्चा इम्प्रूव करेगा, और फिर ये जो वो बढ़ती जा रही है ना पॉपुलेशन ऑफ ऑटिज्म, मतलब बहुत ज्यादा होती जा रही है, परसेंटेज इतना ज्यादा हो गया है। तो यदि हम इनके ऊपर काम करें तो ये एक ऐसी जनरेशन डेवलप हो सकती है जिसको हम सोच रहे हैं कि वो सोसाइटी के लिए फालतू है, किसी काम की नहीं है, पर हम एक अलग ऐसी जनरेशन यदि उनसे काम करें तैयार कर सकते हैं जो कि फालतू बिल्कुल भी नहीं है, एक फ्रूटफुल जनरेशन बन सकती है। हर बच्चा आईएएस नहीं हो सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं हो सकता है। अगर इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, बहुत अच्छा गाता है, अगेन इज ट्राइंग हिज हैंड्स इन पेंटिंग, है ना, समबडी इज डूइंग इन स्पोर्ट्स, तो हम उस फील्ड में उस बच्चे को उतार कर, और शायद आगे जाकर तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा और किसी को ट्रेन कर सके अपनी फील्ड में। तो एक अच्छी जनरेशन हम डेवलप कर सकते हैं जो ऐसे बच्चों को और एनकरेज करे, और ट्रेनिंग दे, और अच्छे ऑप्शन, जॉब ऑप्शन, पैशन फॉलोइंग कर सकते हैं वो, पर मौका हमें ही देना होगा। एक जनरल जो अपनी सोसाइटी है, हम यदि उनको मौका देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज We need to we need to identify their talent and nurture that, and give them the space to grow and to show their talent. yes, I think that is the most, like, and that is not for them, for any human being needs that. So हाँ हाँ I think if people become more empathetic, and you have said that we don't need sympathy, we need our space and respectable place, a respectable space where we can grow and don't occupy our space. So I think that I would say that is that is the only message which we all want to actually give to the public. Like let us also grow, give us the opportunity, and then we can show you what we can do and what we can't do. Actually, Meera, we are celebrating autism awareness. We need to celebrate autism awareness month. Why? The reason is the same thing what we are discussing presently, ना, कि लोग अवेयर नहीं है, तो हमें इस मंथ और डे के जरिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई उनको भी समझो। आप समझोगे तो आप उनके ऊपर थोड़ी मेहनत करोगे, स्पेस दोगे, उनको नॉर्मल समझने की कोशिश करोगे, तो अपने आप को बहुत अच्छा काम करोगे। बस वह समझने की जरूरत है। दे आर डिफरेंट नॉट लेस, Yes. दे आर डिफरेंट नॉट लेस। Yeah. Okay. Thank you, Avni, so much. And I wish all the very best. And I will refer few kids to you who needs the help. I know that their parents have no clue what to do and what not to do. I will, I will, I My will, pleasure. I will refer them to you. You can guide them and you can help them, because you have already done few courses. Maybe you can help those kids online also. So thank you very much, and lots of love to Abir.
and I wish you all the very best, and may God give Yeah, you thank more you. power, more strength, more patience, and everything. And you deserve that. And Abir also deserve that. And I can see a young painter in building, and he will do the great. थैंक यू। मैं बस यही कहूंगी मीरा, मुझे ये मौका देने के लिए कि इसके थ्रू अपन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि हमारे बच्चों को आप और मौके दीजिए, स्पेस दीजिए अच्छा काम करने की, है ना। मेरा प्लेजर होगा यदि मेरे से कोई और मदद लेना चाहे, आप प्लीज मेरा नंबर फॉरवर्ड कर सकते हो जिसको भी जरूरत हो। एंड इट वॉज एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग विथ यू। थैंक यू, थैंक्स अ All लॉट। right. Thank you so much, Avni. Thank you. Thank you. Bye.